मछुआ समुदाय आरक्षण की जंग में आज़ादी के बाद से अब तक पिस रहा है। ये समाज सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। आखिर क्यों नहीं संपन्न हुआ है? और भारत की ये मूल निवासी जातियां मानी जाती है और कहा जाता है कि इसका भी एक अपना इतिहास है, वजूद है। महाराजा निषाद राज जो इनके राजा हुआ करते थे, इलाहाबाद प्रयागराज वर्तमान में श्रृंगवेरपुर स्थान से। तो हम आज मछुआ आरक्षण की बात करेंगे और समाज की दशा और दिशा के बारे में बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, आखिर ये राजनीतिक भेदभाव क्यों है, सामाजिक भेदभाव क्यों है, आरक्षण के प्रति आखिर ये अब तक क्यों पिस रहा है समाज। इन सारी बातों पर जानकारी चाहेंगे तो हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट काजल निषाद जी जो कि एक्टर भी हैं और हम उनसे सीधे बात करेंगे। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे उनकी बातों को, तो हम जानना चाहेंगे काजल निषाद जी से कि सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं काजल निषाद, मैं आई कनेक्ट न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा ही सबको कहना चाहती हूँ कि ऐसी जो न्यूज़ है जो ज़मीनी हकीकत आपको बताती है, ऐसी न्यूज़ आप देखिए, इनको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो बड़ी बड़ी मीडिया है, जो चाटुकार मीडिया है, जो चेक लेकर सच्चाई को दबाती है, ऐसी मीडिया का बहिष्कार कीजिए। जी भाई। तो मैं पहला क्वेश्चन ये आपसे है कि आप चूँकि निषाद मछुआ समुदाय से बिलोंग करती हैं, दूसरी बात यह है कि ये समुदाय आखिर मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रही, इसकी क्या मेन वजह है? देखिए, मेन वजह तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ तो मैंने देखा है कि हमारा जो समाज है, पहले तो एजुकेशन की कमी है, एकजुटता की कमी है। और जहाँ एकजुट हो भी जाते हैं तो बस ये संघ बनाते जाते हैं और संघ रहना नहीं है किसी को। आज एक संघ बन गया, कल दूसरा संघ बन गया, तीसरा बन गया, बस इनको पार्टी बनानी है, संघ बनाना है। लेकिन संघ का मतलब होता है साथ, संगत। ये एक दूसरे में एकजुटता की कमी है। कोई अगर ऊपर जा रहा है तो पैर तुरंत खींच के नीचे गिरा देना है। किसी को जो है बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं है। और देखना भी चाहता है समाज के जो बहुत सारे लोग हैं, वो एकजुट हो भी गए थे। डॉक्टर संजय निषाद की जो पार्टी बनी थी, वहाँ बहुत सारे समाज ने प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था, सहयोग दिया था। और डॉक्टर संजय निषाद जी ने वो चीज़ कर ली थी, नो डाउट। उनका प्रचार प्रसार मैंने भी किया था। पूरे समाज ने उनको भरोसा दिलाया, प्यार आशीर्वाद दिया। लेकिन बदले में समाज को क्या मिला? छल मिला, कपट मिला, धोखा मिला। कहा जाता है संघे शक्ति, आरएसएस भी एक संघ है, आखिर उनकी वजह से आज भाजपा सरकार है। और डॉक्टर संजय निषाद की बात करें, उनका भी एक कैडर है। हाँ। और राष्ट्रीय वो उनका निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी है, उनका एक संघ भी है। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, जो भी उन्होंने बनाया, एकजुटता उन्होंने जुटाई समाज में, या पूजा करा के, या फिर आरती दे के, या कैडर चला के, जो भी किया। लेकिन उसके बाद क्या, लोगों ने जो प्यार आशीर्वाद दिया था, उसके बाद मुझे बताइए ना, क्या समाज की तरक्की हुई? क्या समाज में उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया? जिसको गाली देते थे वहीं पे सम्मिलित हो जाते हैं, जिसको गाली देते थे वहाँ विलय कर लेते हैं। और अगर मैं बताती हूँ कि सबसे बड़ी लड़ाई निषादों में, सबसे बड़ी लड़ाई अगर आज की तारीख में कोई है तो वो है आरक्षण का मुद्दा। और डॉक्टर संजय निषाद भी आरक्षण का मुद्दा लेकर चले थे, है ना। कितना आंदोलन उन्होंने किया। 7 जून की घटना देख लीजिए, 29 दिसंबर की घटना देख लीजिए, है ना। वो अखिलेश निषाद को गोली लगी थी एक बच्चे को, उसके बाद डॉक्टर संजय भाग गए थे और कितने लोग, सैकड़ों लोग जो है वो बंद हो गए थे जेल में। उसके बाद वो मुखिया अगर भाग जाएगा छोड़कर, फिर ये समाज को बिखरना ही है। या हारनाथ बिंद जी की जो हुई थी, उनके साथ जो घटना हुई थी, डॉक्टर संजय निषाद कहाँ है? या निषाद के बहुत बड़े जो नेता हैं हमारे, वो कहाँ है? दूसरी बात, आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण की लड़ाई निषाद समाज लड़ रहा है। कोई एक मुखिया था, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, सरकार आपको आरक्षण देगी, तो अब तो वो सरकार में है, क्यों नहीं दिलाता समाज को आरक्षण? और समाज ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? सिर्फ समाज आरती थाली और ताली बजाने के लिए ही बना है क्या? समाज को सवाल पूछना चाहिए ना। समाज सवाल क्यों नहीं पूछता कि हमारे प्यार आशीर्वाद को आपने क्या किया? सिर्फ घर भर को ही बढ़ोतरी करोगे। डॉक्टर संजय निषाद ने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाया है। हाँ। एकता स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, तो कहाँ है एकता? मुझे दिखाए ना, आज वो एकता क्यों उनकी टूट रही है? कहाँ है एकता? मैं वही कह रही हूँ ना कि ये एकजुटता, ये एकता अब क्यों नहीं दिखाई देती है जो पहले दिखाई दी थी
नो डाउट पहले प्यार आशीर्वाद देकर ऐसा आपको बरगलाएंगे, ऐसा भाषण आपको देंगे, इतना कैडर करवा देंगे कि आप जान देने के लिए तैयार हो जाते हो। आखिर अखिलेश निषाद की जान चलेगी भैया? कौन उनके घर में या उनकी बहनों को कौन पूछ रहा है? मात्र एक भाई था बेचारा, 3 बहनों में एक लौता भाई था और पढ़ा लिखा युवक था वो। कौन उनकी बहन की शादी आज करवा रहा है? कौन उनके एजुकेशन को देख रहा है? कौन उनके घर की माली हालत को देख रहा है? कौन देख रहा है? इस तरह अगर समाज को धोखा दिया जाएगा तो ये समाज कहाँ जाएगा? समाज को छोड़िए, देश को लूटा जा रहा है। क्या आज हमारी सरकार देश को नहीं लूट रही? ऐसे कह सकती हैं देश लूटा जा रहा है? अरे भाई, राम नाम जपना पर आया माल अपना। मेरे भाई, आपने पता नहीं चला आजकल मेरे देश की धरती सोना उगल रही है, हीरे मोती उगल रही है। अगर आप पूछेंगे कहाँ भाई बताइए तो हम भी खरीद लें। अरे जाइए ना, राम निर्माण जहाँ हो रहा है वहाँ जाइए, ज़मीन देखिए। 5 मिनट में 2 करोड़ की ज़मीन जो है, 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ की ज़मीन बिक रही है। भैया कहाँ है आप? हाँ, तो कहाँ ये लूट जो है मची हुई है? कहाँ लूट नहीं मची हुई है? या इस सरकार ने कहाँ जनता को नहीं लूटा? लूट हर जगह मची हुई है भैया। कब नहीं लूटा? आपको नोटबंदी के नाम से लूटा गया, जीएसटी के नाम से लूटा गया है, ये लॉकडाउन करवा दिया, कोरोना ला दिया, सेकेंड वेव आ गई। कहाँ है सरकार? लूटने वाले तो नीरव मोदी जैसे हैं। हाँ, नीरव मोदी क्यों? तो नीरव मोदी से सवाल कौन करेगा? पकड़ के। अरे भैया, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ सुभाष भाई, क्या आप सरकार से खुश है? नहीं, हम आपका समाज सरकार से खुश है? समाज से ही पूछेंगे। आप बोलिए तो। क्यों आप नहीं है? आप नहीं है भारत के नागरिक? आप बताइए, आप सरकार से खुश है? नहीं, हम तो खुश हैं, क्योंकि कोई ऐसी 10 उपलब्धियां बता दीजिए आप। संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए, हम उसको फॉलो करेंगे। अरे आप जैसे पत्रकार मेरे भाई, जो मैंने पहले ही कहा कि बड़े बड़े मीडिया में जो पत्रकार है, बड़े न्यूज़ में, वो सब तो चाटुकार है। मेरे भाई, आप तो ईमानदार हो, आप हर किसी पर सवाल करते हो, शक करते हो। ये होना चाहिए पत्रकार को। ऐसे पत्रकार होने चाहिए, ऐसे पत्रकार होने चाहिए जो सरकार से सवाल करे, जो विधायकों से सवाल करे, जो सांसद से सवाल करे। हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है, तो मैं सवाल करूंगा। जी बिल्कुल, आप सवाल करिए ना। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ मेरे भाई, आप मुझसे इतना सवाल करते हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई आप सवाल करें, आप उस क्षेत्र के तो देना पड़ेगा, सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। हम लोग पीछे नहीं है इस मामले में। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ सवाल करें, आप सरकार से सवाल करें। चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव अब आ रहा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जनता को आरक्षण मिला नहीं, जनता क्यों गुमराह हो रही, जनता सवाल पूछेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कहाँ दे रही है? लेकिन क्या सरकार जनता के या आप जैसे पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रही है? मुझे एक बताइए, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे माननीय मोदी जी जिन्होंने आज तक प्रेस वार्ता नहीं की? डर लगता है क्या आपके सवालों से? उनको डर लगता है क्या? पूछिए ना, ये सवाल पूछिए आप अपने सरकार से कि क्यों हमारे सवालों से, जनता के सवालों से, देशवासियों के सवालों से डर लगता है क्या? इतना ही डर लगता है तो फिर क्यों इतने बड़े राजा बने हुए हो आप? प्रजा का नहीं सोचोगे तो ये प्रजा भी एक दिन राजा का नहीं सोचेगी। और जैसे बंगाल में धूल चटा दिया ना, वैसे अभी उत्तर प्रदेश में जब बंगाल में खेला होबे हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा जईब होगा। ये सब पूछिए आप। सरकार कहीं राष्ट्रभक्ति करते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया। ये देश जो है वो सिर्फ हिंदुओं से नहीं बना हुआ, देश जो है सर्व समाज से बना हुआ है, समानता वाला पूरा देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जब 4 पिलर खड़े होते हैं ना, तब ये देश का जो है वो एक ढांचा खड़ा होता है। यहाँ कोई मोदी महल नहीं बन रहा है कि लाशों पर आप ढांचा बना दो, ऐसा नहीं है। आपको सर्व समाज को लेकर चलना पड़ेगा। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रधानमंत्री नहीं हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, आप भारत के प्रधानमंत्री हो। आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचोगे कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, हम सब राम मंदिर बना देंगे तो देशभक्ति। अच्छा ठीक है, राम मंदिर ज़रूरी था, सबने मांगा था, ठीक है, तो फिर अस्पताल भी तो ज़रूरी थी, अस्पताल भी ज़रूरी थी। हाँ, नीतियाँ भी तो ज़रूरी थी आपकी। आपने क्या तैयारी की थी कोरोना के लिए? कोरोना आ रहा है, सबने कहा था, बहुत बड़े लोगों ने कहा था, कभी माना? ये सब भी तो ज़रूरी था। सरकार ने राशन दिया, पैसा दिया। अच्छा, सरकार ने राशन दिया, पैसा दिया, ठीक है। आपके घर कितना आया? हमारे घर जो सरकार ने दिया तो आपको भी दिया होगा मेरे भाई। कितना आया? देखिए, हमारे अकाउंट में तो, हम चूँकि किसान भी हैं तो हमारे अकाउंट में 2000 से खुश हो गए मेरे भाई? हो गया खुश नहीं, इससे गृहस्थी। गन्ना का बकाया मिला आपको? नहीं, गृहस्थी तो नहीं चल पाएगी, हकीकत है। तो फिर वही बात है ना, वही बात है ना कि 2000 से गृहस्थी चल पाएगी? या 500 रुपये जब आप आते हो चुनाव लड़ने तो बांट देते हो, उससे क्या गृहस्थी चल पाएगी? अरे रोजगार दीजिए, बेरोजगार इतने घूम रहे, रोजगार दीजिए। सरकार से ये मांग रहे हैं ना, क्या पकौड़ा तलवाओगे आप?
हमने कई ग्रामीण इलाकों में बात किया, सरकार की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही, चाहे आवास हो, शौचालय हो, या फिर ये किसान सम्मान निधि की योजना हो। इस पर क्या कहें? शौचालय तो खैर पहुंच पाया होगा, तो ये सरकार की यही एक उपलब्धियां हैं शौचालय, उन पर आप बोल सकते हो। और ये जो उपलब्धियां नहीं, ये जो योजना नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या हो गए? बिचौलिए खा गए? सरकार इसका संज्ञान नहीं लेगी क्या? सरकार को पता नहीं है? तो सिर्फ चुनाव के समय प्रचार मंत्री बन के ये जाएंगे और प्रचार करेंगे, तभी देखेंगे देश को? नहीं तो क्या एरोप्लेन में ही जाएंगे, ऊपर उड़ेंगे? देखेंगे नहीं देश की हालत? और क्या देश की हालत इनसे जो है छुपी है? ये सब सरकार जो है संज्ञान लेगी, तभी पता चलेगा ना कि योजना क्यों नहीं पहुंची, उनके लोग काम करते क्यों नहीं है। अच्छा, जब चुनाव आता है, वोट लेने के लिए तो डोर टू डोर पहुंचेंगे, तो फिर दवाई के लिए डोर टू डोर क्यों नहीं? संज्ञान लेने के लिए डोर टू डोर क्यों नहीं? सवालों के जवाब लेने के लिए क्यों नहीं? घर घर में क्यों नहीं जाते? सबको क्यों नहीं पूछते कि भाई मोदी जी ठीक है, मोदी से खुश हो? असली रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचती? और क्या नहीं पहुंचती होगी? लेकिन जिनको लूटना ही है, खाना ही है, अपना पेट भरना है मशरूम से, काजू की रोटी से, और इतने सालों बाद बुढ़ैती में जो है सुख मिला है, तो कोई छोड़ेगा भैया? वो तो जो है उनके क्या कहते हैं, इतना बड़ा परिवार नहीं है, ना पत्नी है। अच्छा ठीक है, दूर रहती है। ठीक है, तो गब्बर किसके लिए लूटता था भैया? अपने शोले तो देखी होगी, बहुत चर्चित मूवी थी। गब्बर का तो कोई नहीं था, ना भाई था, ना बहन था, ना माँ था, ना बाप था, ना कोई नहीं था, फिर वो किसके लिए लूटता था? मगर वो डकैत था ना। तो ये मत बोलिए कि उनका कोई नहीं, वो किसके लिए लूटेंगे। वो खुद ही बोलते हैं हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। क्या वो झोला में चेक नहीं करेगी जनता? क्या ले जा रहे हो? ऐसा नहीं होता भैया, अपने लिए भी लूटता है लोग। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई हैं। उत्तर प्रदेश को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? समाज कहाँ जा रहा है और कैसे क्या करेगा, और वर्तमान सरकार क्या नीति ला सकती है यहाँ पर चुनाव आ रहा है? उत्तर प्रदेश जो है उसको उत्तम प्रदेश कब बनाएंगे, ये उत्तर प्रदेश वासी हमेशा से ही राह देखते हैं। लेकिन जितना अच्छा प्रदेश थोड़े तो पहले था, अब तो और गुंडाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोगों का और ज़्यादा पलायन हो रहा है यहाँ वहाँ, और फिर कोरोना आ जा रहा है तो फिर अपने घर वापस आ जा रहा है। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में उत्तर प्रदेश आ गया है। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सवाल तो हम ही कर रहे हैं ना, जनता करे, आप जैसे पत्रकार करे, अच्छे से उनको अच्छे से डंडा करे कि नहीं जवाब दीजिए, अड़े रहिए। लेकिन यहाँ तो अपराधियों के प्रति इनकाउंटर भी हो रहे हैं। अरे भैया, इनकाउंटर कहाँ हो रहे, कितने हो रहे, मुझे बताइए। किसका हुआ? विकास दुबे? अच्छा, तो इनका इनकाउंटर क्यों हुआ? इसके पीछे सब पूरे देश को पता है कि तुरंत एनकाउंटर कर दिया। क्यों? उनको पकड़ लेते, उनसे जानकारी निकालते, कौन है उसके पीछे, कौन शक्ति है जो उसको इतना संरक्षण दे रही है। क्यों? ये सब पोल खुल जाती है, इसलिए एनकाउंटर कर दिया। और ऐसे बहुत सारे अपराधी घूम रहे हैं। हाथरस वाले को पकड़ा है, या उन्नाव वाले की पत्नी को आपने टिकट देकर और ज़्यादा चढ़ा दिया। ऐसे अगर अपराधियों को टिकट देते रहोगे तो ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश थोड़ी बन पाएगा। तो बंटवारे की बात हो रही है, पूर्वांचल अलग हो जाएगा, उससे अरे वो अब होगा तब बात करेंगे, अभी कहाँ हुआ है, होगा तब की बात है। इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण हो सकता है? देखिए, या वहाँ की मांग है? नहीं, ये जब होगा तब मुझसे सवाल कीजिएगा, अभी हुआ नहीं। तो अब आखिरी सवाल ये है कि आप समाज के बीच में इस समय जा रही हैं, खड़ी हैं, अब आपके नज़रिए से समाज में क्या होना चाहिए, समाज को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और मुख्य धारा से कैसे जुड़ना चाहिए? सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेट कीजिए जितना हो सके, समाज अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाए। दूसरी बात, नहीं पढ़ाने की स्थिति में है तो जो समाज के मुख्य लोग हैं, जो मुखिया है समाज के, जो विधायक है, सांसद है, जो सरकार में है, वो सब जो है ऐसे लोगों की मदद करे। एजुकेशन ज़रूरी है, संदेश फैलाए और मदद करे अच्छे से। एजुकेट होगा और राजनीति गलियारों में जब समाज की चर्चा होगी, राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, एकजुट हो जाएंगे, एकजुट होकर अपने समाज के जो प्रतिनिधित्व कर रहा है कोई, या कहीं से कोई लड़ रहा है, तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनका प्रचार कीजिए, उनको जिताइए और फिर उनसे सवाल करिए कि ये हमारा काम करिए, ये जो चीज़ें हैं हमारे समाज की, ये समस्या है, उसे हल कीजिए। तब कुछ हो पाएगा। जब समाज के जो बड़े लोग हैं वो समाज के बारे में सोचेंगे, तभी कुछ हो पाएगा समाज का।
बहुत अच्छा। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे समाज के लोगों की गतिविधियां, पार्टी की गतिविधियां बढ़ती जा रही है और सामाजिक कार्यकर्ता मैदान में नज़र आने लगे हैं। और बहन काजल निषाद जी मछुआ निषाद बिरादरी से हैं और ये समाज के बीच में काफ़ी ये अभी पंचायत चुनाव था तब से लगी हुई हैं और समाज के लिए ये 24 घंटा काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब देखना ये है कि ये समाज को किस तरह से जागरूक करती हैं और वर्तमान सरकार ने क्या काम किया, कैसे किया, उस पर ये पैनी नज़र गड़ाई हुई हैं। तो अब आने वाला विधानसभा चुनाव अब किस ओर रुख करेगा, क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है, विधानसभा चुनाव के बाद किसकी सत्ता आएगी, कौन बनेगा, क्या मछुआ जो है अपने राजनीतिक अधिकार को, आरक्षण को प्राप्त कर लेगा, ये सब बातें हैं। और इन सब बातों पर आज हमने बहन काजल निषाद जी से बात किया कि समाज का उद्धार कैसे हो, मुख्य धारा से कैसे जुड़े और देश को एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, भारत का निर्माण कैसे हो, इन सब बातों पर हमने गहन चर्चा किया। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।